नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुस्वागतम बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इस बच्चों, तो आज का विषय इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों आज देखेंगे दूसरा पार्ट 2, शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत भाग 1 यानी पार्ट 1, इंडिया बिफोर टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इस बच्चों, तो आज हम सीखेंगे दूसरा पार्ट, शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत भाग 1। यस बच्चों, तो मैं CS पटेल BTC MCGM मुंबई से। बच्चों, इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राज सत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं तो देखिए शिवाजी महाराज के संघर्षों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं GIF इमेज के द्वारा कि जब शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में जो है इनके जो संघर्ष और अगर प्रयास प्रयत्नों की बात करें तो लोग उन्हें याद करते हैं। तो बच्चों, हम देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। हम अगर पाल की बात करें तो पाल विख्यात राजवंश था। ये स्क्रीन पर आप देखिए पाल यानी 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। राजवंश या डायनेस्टी की बात करें तो पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार राजसत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता का विस्तार किया। तो गुर्जर और प्रतिहार की बात करें तो आप देखिए जो गुर्जर और प्रतिहार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए गुर्जर और प्रतिहार। तो इन अगर सत्ताओं की बात करें तो देख सकते हैं आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता का विस्तार किया गुर्जर और प्रतिहार सत्ताओं ने। आइए आगे देखेंगे। बच्चों, उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। तो चलिए गढ़वाल की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यस, जो गढ़वाल वंश की बात करें वो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद परमार वंश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो गढ़वाल वंश और परमार वंश ये महत्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे। चौहान वंश स्क्रीन पर आप बाईं ओर देख सकते हैं बच्चों, चौहान वंश की बात कर रहे हैं। बच्चों, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान ने तराई के प्रथम युद्ध में, यानी अगर पहले युद्ध की बात करें बच्चों, यस, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप तराई देख पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए तराई, और यहीं पर बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, यानी जो बच्चों तराई का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल हुआ था बच्चों। इस पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पहले तराई के युद्ध में पराजित कर दिया था। लेकिन बच्चों तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम। तो बच्चों आप बढ़िए दक्षिण की ओर, तमिलनाडु की ओर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जाइए दक्षिण की ओर, चोल देखिए, चोल डायनेस्टी की बात करेंगे। चोल जो राजवंश है, तो चोल वंश के राजराज प्रथम
और राजेंद्र प्रथम। तो ये देखिए राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये असाधारण महत्व रखते थे। तो बच्चों तमिलनाडु के चोल वंशों की बात करें जिसमें राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये असाधारण महत्व रखते थे। आगे देखेंगे इसी क्रम में चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। तो हम बच्चों चोलों की बात कर रहे हैं। तो जो चोल हैं देखिए मालदीव स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर मालदीव और श्रीलंका को इन लोगों ने नौसेना के बल पर जीत लिया था। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है मालदीव और यहां पे आप देख पा रहे हैं श्रीलंका। तो नौसेना के बल पर चोल शासकों ने इसे जीत लिया था। आइए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के होयसल वंश। तो बच्चों जरा देखिए कर्नाटक पहुंचे। यहां देखिए आपको स्क्रीन पर होयसल दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो कर्नाटक के होयसल वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया। तो विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया था। तो होयसल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से होयसल वंश के विष्णुवर्धन ने किस तरह से कर्नाटक को जीत लिया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इमेज होयसल डायनेस्टी। आइए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के काल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट देखिए स्क्रीन पर, मैप में देखिए राष्ट्रकूट देखिए, उसके बाद बच्चों आप कन्नौज देखिए और कन्नौज से लेकर कहां तक की बात हो रही बच्चों, रामेश्वर तक की बात हो रही। दक्षिण में देखिए रामेश्वर और यहां तक पूरा देखिए, यानी यहां आप तक समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के काल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद प्रदेश भी जीत लिया। तो देख सकते हैं अगर इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ इलाहाबाद भी आप देखिए स्क्रीन पर मैप में। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट एम्पायर की बात करें तो जो पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं राष्ट्रकूट एम्पायर, राष्ट्रकूट साम्राज्य आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। यहाँ पर आप देखिए शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। जरा ध्यान से देखिए। पहला वंश कोकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश दक्षिण कोकण पर तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे। तो बच्चों हम शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में जो उदित हुए थे उनकी बात कर रहे हैं, शिलाहारों की बात कर रहे हैं। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली मानी जाती थी। तो आप यादव राजसत्ता को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाईं ओर स्क्रीन मैप पर देखिए यादव राजसत्ता, यादव डायनेस्टी आपको दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखिए महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। तो स्क्रीन पर आप यादवाज को देख पा रहे हैं। तो भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यादव डायनेस्टी की बात करें। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया था। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। बच्चों ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। अब देखिए अगर हम बात करें बच्चों यस तो साहित्य का स्वर्णयुग, मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। महानुभाव तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर महानुभाव की बात करें तो महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव पंथ के रूप में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तथा
इसी कालखंड में बारकरी की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बारकरी का चित्र दिखाते हैं। देखिए किस तरह से बच्चों बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध है बारकरी संप्रदाय। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो पंथ है इस तरह से बच्चों ये मनाते हैं। तो ये बारकरी संप्रदाय बच्चों महाराष्ट्र के में इसी कालखंड की हम बात कर रहे हैं। इसी महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। आज आगे पढ़ेंगे पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण यानी इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। यानी पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारी। तो बच्चों हमने कहा कि राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, लेकिन बच्चों आगे चल कर के उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए हुए आक्रमणकारियों ने किस तरह से उठाया, इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रकूट की बात करें या यादवों की हम बात कर रहे हैं। हम आक्रमणकारियों की बात करेंगे जो पश्चिमोत्तर दिशा से हमारे यहाँ आक्रमण करने के लिए आए। तो आप देख सकते हैं बच्चों पश्चिमोत्तर दिशा से जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ आक्रमण किए उनकी हम बात करेंगे। पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण बच्चों यानी इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र की स्थानीय सत्ताओं को जीत कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यानी पश्चिमोत्तर दिशा से जो आक्रमण है इसकी हम बात कर रहे हैं। इस बीच की कालावधि में मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अरब सत्ता का उदय हुआ। तो बच्चों अगर अरब एम्पायर की बात करें, अरब सत्ता की बात करें तो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अरब सत्ता का उदय हुआ। आप देख सकते हैं अरब साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। तो देख रहे हैं आप मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। इसके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप बच्चों अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। तो देखिए यहाँ पर जब हम सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए सिंध प्रांत को जीत लिया तथा इस आक्रमण के बाद अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम पश्चिमोत्तर दिशा से आक्रमण की बात कर रहे हैं। इन्वेशंस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं। कालांतर में क्या हुआ बच्चों, बाद में चलकर मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल शासन में मुगल जो भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। यानी आगे चल करके मध्य एशिया के तुर्की, आप देखिए तुर्किस्तान आप देख पा रहे हैं, ये अफगानी और मुगल ये भारत में आया। उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुँचे। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से जो आक्रमण है देखा आपने कि ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुँचे। आगे क्या हुआ हम जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। गजनी का सुल्तान महमूद जिसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा,
वृंदावन, कन्नौज। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर बात करें कि मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, इसी तरह से कन्नौज और सोमनाथ की बात करें, तो ये सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ लेकर के चला गया। तो देखिए गजनी का सुल्तान महमूद जिसने किस तरह से भारत पर आक्रमण किए, उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ जैसे संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति को लेकर के अपने साथ चला गया। आइए बच्चों, इसी तरह से हम और आगे देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर की सुल्तान शाही की ओर बढ़ेंगे, यानी सल्तनत इन द नॉर्थ की बात करें, उत्तर की सुल्तान शाही की बात करें तो बच्चों ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। तो बच्चों ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए और बच्चों भारत में जीते हुए प्रदेश को प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। इस बच्चों भारत में उसने जो प्रदेश जीता, यानी मोहम्मद गोरी ने, उसने क्या किया, जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। बच्चों आगे चल करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ कर दिया। तो जो देखा कि 1206 में, ईस्वी सन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों, उसने जो है अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का जो शासन था वो स्वतंत्रता पूर्वक चलाना शुरू कर दिया। तो बच्चों हमने कहा कि जो ऐबक था वो मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वो दिल्ली का सुल्तान बना और उसकी जो मृत्यु हुई बच्चों वो 1210 में हुई थी। बच्चों क्या आप जानते हैं, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमस, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया। बच्चों इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। बच्चों इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, यानी उसके स्वभाव में अनेक दोष थे और यही कारण था कि उसके अनगिनत शत्रु हो गए थे। जिस उसके स्वभाव में दोष थे और यही कारण था कि उसके अनगिनत जो है शत्रु बन गए थे। बच्चों अगर विजयनगर राज्य की बात करें तो उसके पहले अगर हम बात करें, हमने कहा कि किस तरीके से पंजाब के सूबेदार जो दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए जो आमंत्रित किया था और बाद में चलकर बच्चों इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और वहीं पर सुल्तान शाही का अंत हो गया था। हम बात करने वाले हैं विजयनगर राज्य की। तो देखिए स्क्रीन पर विजयनगर राज्य। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। विजयनगर राज्य दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर विजयनगर किंगडम की बात करें, विजयनगर राज्य की बात करें तो आप जो हल्का ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है उस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं विजयनगर राज्य, और उसके ऊपर जो राज्य आपको हल्का येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो है बहमनी का राज्य, जिसकी भी चर्चा हम आगे देखेंगे। तो बच्चों हम विजयनगर राज्य की बात कर रहे हैं कि जिसकी विजयनगर राज्य दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। और बच्चों इसी से विजयनगर और बहमनी ये दो शक्तिशाली राज्य सामने आए। यस, तो विजयनगर और बहमनी ये दो शक्तिशाली राज्य जो है, इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ इस रूप में समझ सकते हैं। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं विजयनगर राज्य की हम जो बात कर रहे हैं, जो हल्के ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं जिसकी हमने चर्चा की थी कि जो
मोहम्मद तुगलक की हमने बात की थी, मोहम्मद तुगलक। तो बच्चों इस तरीके से जो स्थिति बनी, हमने विजयनगर और बहमनी के राज्य की बात की। तो इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, इसकी चर्चा हमने की। बच्चों दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। बच्चों अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का, बहुत ही चर्चित नाम है बच्चों, ये दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। बच्चों आगे चल कर के मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक जो स्थिरता निर्माण हुई बच्चों, उसका जो परिणाम हुआ, आगे चल कर के स्थिरता का जब निर्माण हुआ तो लाभ उठाया, और बच्चों हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना कर दी। और बच्चों ये वर्तमान कर्नाटक का जो हम्पी नगर है, यही इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना। बच्चों हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का जो है वो सत्तासीन हुआ। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि आगे रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का ने अपने आधिपत्य में रखा, यानी रामेश्वर तक के प्रदेश को। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ और रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आया। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने पाठ को समझ लिया है। तो आइए अभ्यास का सेशन ले लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। चलिए डैश शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। तो बच्चों आप याद कीजिए, 4 विकल्प आपके पास हैं। 4वीं शताब्दी, 8वीं, 12वीं या 16वीं। किस शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था? मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिला लीजिए। जो सही उत्तर है 8वीं, अर्थात 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। डैश नामक यानी किस स्थान, डैश नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। अब बच्चों स्थान का नाम चुनना है, कौन से स्थान पर जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र, तराई, रामेश्वरम या काकोरी। 4 विकल्प आपके पास है। मुझे लगता है कि आपको तुरंत याद आ गया होगा। जो सही उत्तर है वो है तराई। तो तराई नामक युद्ध पर या तराई नामक स्थान पर जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। इस बच्चों तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। चलिए एक और ले लेते हैं। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का क्या माना जाता है, यानी डैश माना जाता है, रिक्त स्थान है। 4 विकल्प आपके पास है, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग या हीरक युग। तो 4 विकल्प आपके पास है, हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा। जो सही उत्तर है वह है स्वर्ण युग। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। तो चलिए बच्चों पहला कथन देखिए। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हुई है। यस, तो तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताओ। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखो। अगला कथन है ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। 1175 ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। तो क्या ये कथन सत्य बच्चों? तो विद्यार्थियों आपको याद होगा, इसकी चर्चा हमने की थी। यस बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये कथन सत्य है या असत्य। अगला कथन है उत्तर भारत के 2 भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे।
याद कीजिए बच्चों, उत्तर भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। ये सब आपको याद आ रहा होगा। ये कथन सत्य है या असत्य, ध्यान दीजिए। इस यहाँ पर क्या कहा गया कथन में, उत्तर भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। तो आपको याद आ रहा होगा बच्चों। ये तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा कि बच्चों ये कथन असत्य है। तो ऊपर लिखा है बच्चों, अगर कथन असत्य है तो उसको क्या करना है, सत्य करके लिखना है। तो सत्य करके आपको कहाँ देखना है, यानी किस तरह से लिखना है। तो यस बच्चों, तो जहाँ कथन असत्य है वहीं पे सत्य करना है। यहाँ लिखा है उत्तर भारत के, जबकि बच्चों आपने पढ़ा है उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत के। ये जो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इस बच्चों दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे, ये उत्तर भारत के नहीं बल्कि दक्षिण भारत के थे। यानी जो असत्य कथन है उसको सत्य करके लिखना है। दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।